बात करते हुए देखते होंगे किसी बड़े पॉलिटिकल स्टार या फिर किसी बड़े सरताज को, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से करा रहे हैं, एक ऐसी विभूति से करा रहे हैं जिनकी पॉलिटिकल प्रेडिक्शन जो है उन्होंने पूरे भारत में शोर मचाया हुआ है। इनकी राजनीतिक भविष्यवाणियाँ लगभग सच हो जाती हैं, और न केवल सच होती हैं बल्कि बाद में जो है वो बहुत कौतूहल भी पैदा करती हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा चर्चा का भी अवसर देती हैं। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने लगभग 2 साल पहले 2019 में ये तय कर दिया था, ये बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में दरार पड़ने वाली है और शरद पवार किंग मेकर बनेंगे महाराष्ट्र के। इसके बाद सिंधिया पर इन्होंने कहा, येदियुरप्पा पर इन्होंने कहा, और उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ जो हैं, पॉलिटिकल भविष्यवाणियाँ जो हैं, वो सच साबित हुई। आदरणीय पंडित विभू गौड़ जी, आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ये बताइए सर कि पॉलिटिकल पंडित के तौर पर आपकी ख्याति हो गई है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से बाहर भी, तो हमारे लोगों की ये जानने में रुचि जरूर रहेगी कि जो आपकी पॉलिटिकल भविष्यवाणियाँ रही हैं वो इतनी ज़्यादा सटीक क्यों होती हैं? क्या ये नक्षत्र विज्ञान है? लेकिन उसको हम थोड़ा देर बाद बात करेंगे। पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही है, आपकी जीवन का कैसे आप एक क्रिकेटर बनना चाहते थे और उसके बाद आप एक अच्छे ज्योतिष विज्ञान के एक जानकार प्रकांड पंडित के तौर पर आप सामने आए। आज ये बड़ा संघर्ष का समय रहा था मेरा। 95-96 की बात है, तो उसमें मैं क्रिकेट में नहीं निकल पाया था, तो मेरा काफ़ी ख़राब दौर चल रहा था। तो अचानक ईश्वर के आशीर्वाद से मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होनी शुरू हुई, और धीरे धीरे गुरु का आशीर्वाद मिला, और उसके बाद स्वाध्याय करके मैं आपके सामने आया। कुछ भविष्यवाणियाँ आपकी ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से आपको पूरे भारत में चर्चा मिली है। जैसे हम बात करना शुरू करते हैं कि आपने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ पर, जो ऐसा लगता था कि ये गठजोड़ जो है ये बहुत मजबूत है, कभी नहीं टूटेगा, लेकिन आपने 2019 में एक दिन कह दिया कि ये गठजोड़ जो है टूटेगा और शरद पवार जो है किंग मेकर बनेंगे। तो ये कौन सा विज्ञान था और उस समय आपको कैसे ये आइडिया लगा? असल में हम कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं या राजनीतिक प्रिडिक्शन करते हैं, तो हम जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय की हमारे ज्योतिष विज्ञान में बड़ी वैल्यू होती है। उसी के आधार पर हम भविष्यवाणी करते हैं। तो मेरे पास जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे थे, तो मेरे पास डाटा माननीय उद्धव ठाकरे जी का भी था और आदरणीय शरद पवार जी का भी था। तो मैं उस समय अनुमान लगाना चाह रहा था कि 2019 में महाराष्ट्र में गवर्नमेंट किसकी बनेगी। तो जब मैंने देखा कि उद्धव ठाकरे जी की कुंडली काफ़ी जिद्दी चल रही है और शरद पवार जी किंग मेकर बन के आ रहे हैं, जबकि उनके पास बहुमत नहीं था, मतलब उनके पास इतनी सीटें भी नहीं थी कि वे गवर्नमेंट बना सके, लेकिन उनकी जो जन्म नक्षत्र हैं और जो उनका जन्मांग है, जन्म कुंडली जो है, वो इंडिकेशन कर रही थी कि ये सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और राजा बनकर निकलेंगे। तब मैंने उद्धव ठाकरे जी की कुंडली और शरद पवार जी की कुंडली का निष्कर्ष निकाला। तब मैंने ये देखा कि अब बीजेपी और शिवसेना का साथ निभाना मुश्किल हो जाएगा और परिवर्तन का योग महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है। तब मैंने 24 अक्टूबर या 22 नवंबर के आसपास की बात है, तब मैंने प्रेडिक्शन किया था कि कोई भी जो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनेगी वो शरद पवार के बिना नहीं बन सकती, और बीजेपी और शिवसेना अलग अलग हो जाएंगे और शरद पवार पर्दे के पीछे से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और महाराष्ट्र में किंग मेकर बनकर निकलेंगे। ये आप मेरी फेसबुक पर जाकर 24 अक्टूबर या 20 नवंबर के आसपास 2019 में आप देख सकते हैं, मेरी प्रेडिक्शन पड़ी हुई है उसमें। हाँ, फेसबुक से मुझे आपने अच्छा याद दिलाया। फेसबुक पर ही मैंने ये भी पढ़ा था कि आपने कहा कि सिंधिया जो हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जी। सिंधिया जो है वो कमलनाथ जी की सरकार गिरा देंगे जी में जाकर जी, के। जी जी और उसके बाद में ऐसा हुआ भी जी। तो वो एक दूसरी ऐसी प्रेडिक्शन थी जो बाद में जाकर के सच हुई। ये भी नवंबर 2019 के आसपास की ही बात है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कुंडली पर भी मैं गणना कर रहा था, तो मैंने देखा कि इनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा चल रही है। एक आदमी चुनाव हार जाए और उसकी महत्वाकांक्षा प्रबल हो रही हो, तो निश्चित, और उसकी जन्म कुंडली में कुछ फल प्राप्ति का योग चल रहा हो, तो निश्चित वो विद्रोह करेगा अपनी वर्तमान पार्टी से। तब मैंने उनकी कुंडली का अध्ययन करके भविष्यवाणी करी थी कि श्री कमलनाथ जी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले टाइम में सिर का दर्द पैदा करेंगे और बगावती निर्णय लेंगे। और मैंने उसमें समय के अनुसार लिखा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जाएंगे या अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं, लेकिन वे कमलनाथ जी की गवर्नमेंट गिरा देंगे। ये भी आप मेरी फेसबुक पर जाकर आप प्रेडिक्शन देख सकते हैं। दो चीज़ें और भी हैं आदरणीय विभू जी, कि 2 मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं भारत सरकार में, भारत के 2 मुख्यमंत्री ऐसे रहे जिनको आप कह दिए थे कि ये हटने वाले हैं, हट जाएंगे, एक येदियुरप्पा जी और एक त्रिवेंद्र रावत जी। जी। तो 2 मुख्यमंत्री ऐसे जिनको आपने कहा था कि हट जाएंगे, तो वो सब क्या था?
त्रिवेंद्र, असल में जिस प्रकार ज्योतिष एक रहस्यमय विज्ञान है। यदि आप इस पर शोध करते रहेंगे तो आप आदमी के जीवन का वृत्तांत पूर्ण रूप से उसको बता सकते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मेरा कोई वैसे परिचय नहीं था, लेकिन जिस प्रकार मैं रात को 2-3 बजे तक इन पर शोध करता रहता हूँ, तो मैंने जन्म कुंडली देखी एक फेसबुक पर कि उनका डाटा, सॉरी यूट्यूब पर मैंने देखा एक डाटा पड़ा हुआ है, तो मैंने उस पर कैलकुलेशन किया, तो मेरे को लगा ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जन्म कुंडली नहीं हो सकती। फिर एक वेबसाइट थी, वेबसाइट पर जाकर मैंने देखा तो उस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जन्म कुंडली पड़ी हुई थी। तो मैंने उस पर शोध करना शुरू किया। तो मैंने जब शोध करना शुरू किया तो मैंने इसको देखा कि ये चुनाव हारने के बाद भी अमित शाह जी के टच में आए। तो मैंने सारा का सारा उनका पीछे का चीजें उससे मिलानी शुरू करी। तो जब मेरे को लगा कि हाँ, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जन्म कुंडली बिल्कुल करेक्ट है, ये 2020 अगस्त के आसपास की बात है। अगस्त से सितंबर तक मैंने इस पर अध्ययन किया और फिर मैंने सितंबर और अक्टूबर में मैंने ये भविष्यवाणी कर दी ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की देखकर कि जनवरी फरवरी 2021 के बाद उत्तरांचल में प्राकृतिक आपदा आएगी और उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और वो आपके सामने। हाँ, अब ये कई सारी चीज़ें आ गई हैं सामने। आपके प्रेडिक्शन जो है, पॉलिटिकल प्रेडिक्शन जो है, वो सही होती रहती हैं। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये पॉलिटिकल प्रेडिक्शन जो आप करते हैं, ये किस आधार पर सही होती है और आपका क्या गणित होता है? देखिएगा, हमारी जो कोई भी भविष्यवाणी आप करेंगे, कोई भी भविष्यवाणी करने के लिए आपके पास डाटा बिल्कुल पक्का होना चाहिए। उसमें आपके पास जन्म तिथि, जिसकी आप जन्म कुंडली देख रहे हैं, उसकी जन्म तिथि आपके पास होनी चाहिए, जन्म समय होना चाहिए और जन्म स्थान होना चाहिए। तो उसके आधार पर आप नक्षत्रों के आधार पर और ग्रहों के आधार पर और राशियों के आधार पर आप उसकी प्रेडिक्शन सही तरह कर सकते हैं। कोई आदमी जो है वो जानकारी देते समय आपको गलत तथ्य दे दे, अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत बता दे, कुंडली गलत बता दे, वो कैसे आप पता करते हैं? कभी कभी ऐसा मेरे साथ जीवन में 24 साल मेरे को इस लाइन में हो गए हैं, तो 1-2 बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरे पास जन्म कुंडली गलत आ गई, तो मैंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। एक बार को तो मेरे को अपने जजमान पर गुस्सा भी आ गया था। मैंने कहा मेरे को गलत डाटा दे रहे हैं, ये डाटा उसके हिसाब से मैच नहीं खाता। तो कभी कभी हो जाता है ज्योतिष के हिसाब से। ये नक्षत्र का गणित है क्या? क्या आप चाहेंगे कि लोग को बताएं, समझाएं उन्हें कि क्या है नक्षत्र का गणित जो फिट बैठ जाता है आगे जाकर के? कितना दिन आप करते हैं, कैसे करते हैं, और आप इसको पकड़ते कैसे हैं चीज़ों को, सामान्य भाषा में अगर बात करें तो? यदि देखिएगा, ये तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन इसमें मोटा मोटा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ज्योतिष शास्त्र में 28 नक्षत्र होते हैं। अब लोग बात कहेंगे कि 28 नक्षत्र तो नहीं होते, 27 नक्षत्र होते हैं। तो काउंटिंग 28 नक्षत्रों में से काउंटिंग जो होती है वो 27 नक्षत्रों की होती है। एक जो नक्षत्र रहता है अभिजीत नक्षत्र, वो मुहूर्त वगैरह में यूज किया जाता है, लेकिन अब जो मेन गणना के रूप में यदि हम ज्योतिष विज्ञान के रूप में लें तो उसमें 27 नक्षत्रों की ही गणना होती है। 28वें नक्षत्र को काउंट नहीं किया जाता। उसी प्रकार 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, उसके आधार पर यह सारा फलित निकाला जाता है। जी, तो ये प्रभावित भी किया जा सकता है, जैसे दिशा और दशा, इनको भी प्रभावित किया जा सकता है। मान लीजिए किसी की गलत चल रही है तो क्या उसको मूव भी किया जा सकता है, मूवमेंट भी दिया जा सकता है? देखिएगा, मैं ज्योतिषार्य हूँ और ईश्वर में आस्था रखता हूँ, ईश्वर की आराधना करता हूँ। तो मैं आपको ये वाली बात कहूँगा कि हाँ, ज्योतिष पर आपको विश्वास करना चाहिए, तो आप थोड़ा इसको अलग समझेंगे। लेकिन मैंने एक मेन अनुभव में भी, एक सामान्य जीवन में भी मैंने अनुभव किया है कि आपके ऊपर, हम तो कठपुतली है, जितने भी जनता होती है या जितने भी लोग बाग, यहाँ तक कि मैं भी, हम सब लोग कठपुतली हैं। ईश्वर को जहां पर हमें रखना है, जहां पर फिट रखना है, जहां पर हमारा सदुपयोग हो सकता है या दुरुपयोग हो सकता है, ईश्वर हमको वहां पर ले जाता है। यदि हम ईश्वर की सच्चे मन से आराधना करें, तो हम इन चीजों को बदल भी सकते हैं। पॉलिटिकल पंडित आप हैं, तो मैंने सुना है कि एक बार आपने एक प्रेडिक्शन की थी, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा जी जो चले गए हैं इस दुनिया से, तो उनके सामने आपने एक प्रेडिक्शन की थी कि अखिलेश यादव जी को कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जो वो कन्नौज के एमपी थे। क्या ये बात सही है? क्या मुझे जो जानकारी मिली वो ठीक? नहीं, आपके पास जो जानकारी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये अक्टूबर-नवंबर 2011 की बात है। अक्टूबर-नवंबर 2011 में हमारे पड़ोस में देवबंद विधानसभा लगती है, तो वहाँ से विधायक बने थे, जबकि वो सारा चीज़ मेरे से पूछ के ही करते थे, श्री राजेंद्र सिंह राणा जी। और मैं आज आपको बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं करूँगा। श्री राजेंद्र सिंह राणा जी कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे, ये शायद आपको जानकर ताज्जुब होगा। तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा आप कांग्रेस ज्वाइन मत कीजिएगा, आप समाजवादी से ही चुनाव लड़ें। फिर उन्होंने कहा, कहने लगे मैं देवबंद छोड़कर थाना भवन से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, और थाना भवन में जारा ठाकुर है।
आज ये मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपको रहस्य खोल रहा हूँ, जबकि अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज वो ईश्वर के पास जा चुके हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बड़ा सम्मान देते थे अपने गुरु को, ब्राह्मणों को काफ़ी सम्मान देते थे राजेंद्र सिंह राणा जी। तब मैंने उनको कहा, तब मेरा थोड़ा उनसे विवाद भी हो गया था। मैंने कहा भैया ठाकुर कहाँ पर है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा आपका चार्ट क्या कह रहा है, मैं तो चार्ट के आधार पर आपको कहूँगा। मैंने कहा आप जन्मभूमि से ही लड़े, और उनकी जन्मभूमि देवबंद थी, और उन्होंने मेरी बात को माना, और वो देवबंद से चुनाव लड़े और वो जीते, और उसके बाद आप मंत्री बने। वो सब आपके सामने है। जब 2011 में अक्टूबर में और नवंबर लास्ट की शायद ये बात है, वो मेरे पास बैठे हुए थे सामने, तभी श्री अखिलेश सिंह यादव जी का उनके पास फोन आया, और तभी वो कहा सर 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 सर। तो अखिलेश जी ने वहां से पूछा, ये मेरे को अनुमान मैंने लगाया कि जब उन्होंने कहा गुरु जी के पास बैठा हूँ, तो इसलिए मैंने अनुमान लगाया ये। तो उन्होंने कहा कहाँ पर बैठे हुए राणा जी, तो राजेंद्र राणा जी ने कहा, कहने लगे मैं अपने गुरु जी के पास बैठा हूँ। तो कहने लगे गुरु जी से जरा बातचीत कराइएगा। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन को पूछ कर अपने कुर्ते पर कई बार और मेरे को दिया, सर गुरुजी सर बात करना चाहते हैं। तो वहाँ से उन्होंने मेरे को प्रणाम किया, कहने लगे गुरुवर चरणस्पर्श प्रणाम, क्या चल रहा है। मैंने कहा क्या चल रहा है, मैंने कहा आप कन्नौज से एमपी हैं, मैंने कहा छोड़ने की तैयारी करें। तो उन्होंने बड़ा अटपटा जवाब दिया मेरे को, कहने लगे मैं कन्नौज से एमपी क्यों छोड़ूंगा। मैंने कहा दो पद अपने पास रखेंगे। मैंने कहा आप सीएम बन रहे हैं, ये 2011 नवंबर की बात है, और मेरे को ये बस ये बोलना था कि आप सीएम बन रहे हैं और इसलिए आपको एमपी का पद छोड़ना पड़ेगा। तभी राणा जी ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और मेरे ऑफिस में उन्होंने शोर मचा दिया, सर बस हो गया, सर बस हो गया, सर बस हो गया। और आपके सामने 2012 में गवर्नमेंट बनी, समझ वाली थी। पंडित जी, ये तो एक और आपकी पॉलिटिकल प्रेडिक्शन थी कि शिवपाल जी को लेकर आपने कहा था तो वो भी एक बहुत मशहूर प्रेडिक्शन थी कि वो जसवंत नगर से एमएलए बनेंगे और बेटे उनके चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे आदित्य यादव को कैंडिडेट बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या कहानी थी, ये भी चर्चा पाई थी उत्तर प्रदेश में। ये 2017 जनवरी के आसपास की बात है, या तो 2016 दिसंबर की या 2017 जनवरी की बात है। जब मेरा शिवपाल जी से संपर्क हुआ था, शिवपाल जी से पहला मेरा संपर्क तो हुआ था लीला होटल गुड़गांव में, और अमर सिंह जी भी थे, और मैंने ठाकुर ओम प्रकाश जी को, जो गाजीपुर से विधायक थे और मंत्री भी थे, कैबिनेट टूरिज्म मिनिस्टर थे उस समय, और श्री राजेंद्र सिंह राणा जी, तब उनका स्वर्गवास हो चुका था, जबकि राजेंद्र सिंह राणा जी को मालूम था ये वाली बात कि यादव परिवार में बंटवारा होना है, क्योंकि मैं उनको बता चुका था। मैंने कहा आने वाले टाइम में यादव परिवार में बंटवारा हो जाएगा। और फिर मैंने ठाकुर ओम प्रकाश जी को भी कही ये वाली बात। मैंने ठाकुर ओम प्रकाश जी को कहा, मैंने कहा आने वाले टाइम में, मैंने कहा यादव परिवार में बंटवारा होना है, तो मैंने कहा आप अखिलेश जी का पक्ष लें। क्यों? क्योंकि अखिलेश जी विरासत के मालिक बनेंगे, मुलायम सिंह जी की विरासत के मालिक बनेंगे। तो कहने लगे, तो ओम प्रकाश जी ने मेरे को उस समय ये वाली बात कही थी, कहने लगे गुरुदेव आप कह रहे हैं, हम विश्वास कर लेते हैं, अन्यथा ऐसा लगता नहीं है, सारे के सारे विधायक शिवपाल जी के पास है। तो मैंने कहा आपके आधार पर मैं गणना नहीं कर सकता, अखिलेश यादव जी का जो चार्ट बोलता है सारे के सारे विधायक अखिलेश जी के पास आ जाएंगे। और आप देखिएगा जब परिवार में बंटवारा हुआ तो सारे के सारे विधायक अखिलेश जी के पास पहुंच गए थे। ये 2017। तो 2017 में फिर अमर सिंह जी से मेरा संपर्क हुआ, तो मैंने अमर सिंह जी को भी कहा, मैंने कहा अमर सिंह जी, मैंने कहा आपकी बेइज्जती बहुत ज़्यादा होनी है, मैंने कहा इसलिए आप इस परिवार के पछड़े में ना पड़े। मैंने कहा आप राज्यसभा बन गए हैं इस बार, मैंने कहा भगवान का धन्यवाद कीजिएगा, महादेव का धन्यवाद कीजिएगा, अन्यथा मैंने कहा आप बहुत गालियां खाएंगे। और आप देख लीजिएगा 2017 बंटवारे में सबसे ज़्यादा अमर सिंह जी ने गालियां खाई। आज खैर वो स्वर्ग में है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तब मेरा शिवपाल जी से संपर्क हुआ, तो शिवपाल जी ने मेरे को घर पे बुलाया था। तो मैंने शिवपाल जी को, तभी जब मैं बैठे चर्चा कर रहे थे, चाय रखी हुई थी, तो चर्चा कर रहे थे, तभी आदित्य आया। तो आदित्य ने मेरे को कहा ये वाली बात, कहने मेरे पैर छुए। आदित्य ने बड़ा सम्मान देता है वो भी बड़ों का, ब्राह्मणों को। तो आदित्य ने मेरे को कहा, कहने गुरुदेव टिकट हुआ है मेरा। तो मैंने कहा आदित्य आप चुनाव लड़ेंगे? तो कहने लगा हाँ गुरुदेव, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे को टिकट दिया। मैंने कहा आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो तभी सरला जी बोली, श्री शिवपाल जी की मिसिज धर्मपत्नी सरला जी, सरला भाभी ने कहा, कहने लगे गुरुदेव और कौन चुनाव लड़ेगा? मैंने कहा भाई साहब चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा आदित्य चुनाव नहीं लड़ेगा। तो कहने लगे आप भाई साहब, जो आजकल का माहौल चल रहा है, भाई साहब की गारंटी लेते हैं? मैंने कहा भाई साहब गारंटी मैं लेता हूँ, और जहाँ तक मेरे को याद है और भगवान ने मेरी याददाश्त जो सही दी है, ये 30 तारीख की बात है, और लास्ट टाइम चल रहा था, मैंने 31 तारीख को शिवपाल जी का पर्चा भराया था। तभी शिवपाल जी ने मेरे कहने पर आदित्य से कहा कि आप लेटर टाइप कराइएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहिएगा कि मैं चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं हूँ,
और मेरी जगह मेरे पिता चुनाव लड़ेंगे। तभी लेटर मेरे सामने ही टाइप हुआ था और तभी लेटर भेजा गया और उसके बाद शिवपाल जी का टिकट हुआ और शिवपाल जी चुनाव लड़े। और आप देख लीजिएगा उनके परिवार में उस समय सारे चुनाव हारे, शिवपाल जी चुनाव जीते। पंडित वीबी गौर जी से को आप सुन रहे हैं, देखिए अब तक जो इन्होंने बात की है वो ये बात की है, इनके पास जो जो चीज़ें कह रहे हैं, जो डाटा है, जो ये जानकारी दे रहे हैं, वो पहले से सोशल मीडिया पर अपडेटेड रहता है। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो है वो बाद में अपडेट करा रहे हो। एक्चुअली क्या है कि ये पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, उसके कुछ समय के बाद में, 1 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में वो घटनाएं जो हैं वो सही हो जाती हैं। अभी सिर्फ हमने इनसे ये बात की है कि वो जो इन्होंने कहा हुआ और नक्षत्रों पे बात की है। अगले चरण में हम इनसे ये भी बात करेंगे कि आने वाले कल में पॉलिटिकल क्या चेंजेस होने वाले हैं। ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, उसमें कुछ चेंजेस हैं आपके माइंड में? कुछ बता देंगे देश दुनिया के बारे में कुछ अपनी तरफ से? इस समय देश में जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं वो आदरणीय श्री आदित्यनाथ योगी जी जाने जाते हैं। लेकिन ज्योतिष विज्ञान के आधार पर मैं ये कहना चाहूंगा कि 2022 में योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और ये मई लास्ट में और जून फर्स्ट में फेसबुक पर मैं लिख चुका हूं। और आजकल जो माहौल चल रहा है, मेरे अनुसार आप बहुत बड़ी भविष्यवाणी करवाना चाह रहे हैं और मेरे स्टेट की कराना चाह रहे हैं आज, तो मैं कहूंगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। एक कमाल का एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है पंडित जी ने। बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है 2022 में। अच्छा चलिए, ये तो आप पॉलिटिकल पंडित हैं ना, तो ये तो आपका नक्षत्रों के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो इनके भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी ज़्यादा या पार्टी में अंदर में विवाद होगा? ये भी तो गणित आता होगा ना? नहीं, गणित सब कुछ आता है। आने वाले समय में देखिएगा, हम कोई किसी से कोई हमारी राजनीतिक दुश्मनी या निजी दुश्मनी तो कोई है नहीं। हम तो यदि हम चार्ट देखेंगे, हम तो चार्ट के आधार पर बोलेंगे। तो चार्ट योगी आदित्यनाथ जी का जो चार्ट वर्तमान में चल रहा है, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर शनि की महादशा चल रही है। तो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो शनि की महादशा चल रही है, ये शनि की महादशा आदमी को बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बना देती है। और आदमी महत्वाकांक्षी बनने के बाद खुद नेतृत्व करने के लिए अग्रसर रहता है। और आप देख रहे होंगे योगी आदित्यनाथ जी में इस समय खुद नेतृत्व करने की क्षमता प्रबल हो रही है। लेकिन उनकी कुंडली में एक योग बना हुआ है जिसमें उनकी उच्चाधिकारियों से मतभेद हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं एक राज्य का मुख्यमंत्री का उच्चाधिकारी कौन होगा। एक जो उच्चाधिकारी होगा वो निसंदेह प्रधानमंत्री होंगे। तो बीजेपी क्या कहती है, मीडिया क्या कहती है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे को तो जो चार्ट बोलता है, मैं तो जो ईश्वर ने मेरे को विद्या दी है और महादेव का नाम लेकर मैं तो वो चीज बोलूंगा। तो मीडिया चाहे कितना ही छिपाने का प्रयास करती रहे और महादेव का आशीर्वाद रहा तो 2022 में आप देख लीजिएगा। पंडित वीबी गौर जी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये बात आप नहीं जानते हैं, जिनका पूरा डंका इनकी प्रेडिक्शन का पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में खासकर बज रहा है, सहारनपुर के रहने वाले हैं। तो लखनऊ से सीधे आ जाते हैं सहारनपुर, और सहारनपुर की राजनीति में कौन सिरमौर रहने वाला है अगले कुछ समय में, इसका कोई प्रेडिक्शन करेंगे? मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि देखिएगा हर एक चीज समय पर अच्छी लगती है। महिला होगी, पुरुष होगा? क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि सहारनपुर की राजनीति में जी बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत सारे परिवार राजनीति में टॉप पर चले गए। नाम किसी का मत लीजिए आप, लेकिन ये बताइए कि सहारनपुर की राजनीति में कौन सिरमौर होगा? क्या गौरव सहारनपुर की राजनीति का लौट कर आएगा, क्योंकि बड़ा नेता यहाँ नहीं बन रहा है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिएगा दो चीजें होती हैं। एक, जो व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो एक तो उसका अपना ओरा होता है। जब वो अपने ओरे से जनता के प्रति, जनता में बड़ा प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है और लोकप्रिय हो जाता है, तो वो उसका स्वयं का ओरा होता है। एक ओरा होता है पार्टी का। एक आदमी विधायक बन जाता है और पार्टी की वजह से बनता है, तो वो उसका अपना ओरा नहीं होता, वो पार्टी का ओरा होता है। और मैं आपको ये तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं, जिले सहारनपुर के 4 सिटिंग एमएलए की पोजीशन खतरे में पड़ेगी।
ये भी आप बता रहे हैं सहारनपुर के लोगों के लिए, खासतौर पर सुन लीजिए कि 4 सिटिंग एमएलए की पोजीशन खतरे में पड़ेगी, ये नक्षत्र विज्ञान कहता है। अब ये भी हमको बता दीजिए सहारनपुर में हो ये रहा है, नवाब मंसूर अली खान, जगदीश राणा जी, राजेंद्र राणा जी, रशीद मसूद साहब, तो जो बड़े राजनीतिक, चौधरी यशपाल जी, तो बड़े राजनीतिक नाम है जिन्होंने सहारनपुर को एक पहचान दी पूरे देश में या उत्तर प्रदेश में दूर तक, वो नहीं रहे हैं इस समय। बिल्कुल। तो क्या उनको रिप्लेस करने वाली कोई ऐसी राजनीतिक शक्ति का उदय होगा जो सहारनपुर के नाम को बड़ा करेगी और सहारनपुर को एक बड़ा नाम देगी? आज यदि मैं ये वाली बात कहूंगा तो लोग बाग मेरे को थोड़ा गलत ठहराने का भी प्रयास करेंगे या मेरी आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आलोचनाओं से डरता नहीं हूँ जी। नंबर 1 बात, मैं बड़ा खुल के बोलता हूँ। और मेरे को जो एक जिज्ञासु ज्योतिष होता है, जिज्ञासु ज्योतिष को आपकी आलोचना से डरना नहीं चाहिए, उसको हमेशा सीखना चाहिए। तो मैं फिर भी यदि मैं कोई गलत बात कहूंगा तो मैं फिर भी उससे कुछ ना कुछ सीखूंगा। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जल्दी ही आपको एक लोकप्रिय नेता सहारनपुर को मिलेगा और उसको समझने में जनता को 2 से 3 साल लग जाएंगे, लेकिन सहारनपुर की जनता को, जिला सहारनपुर को जल्दी ही एक लोकप्रिय नेता मिलेगा। सहारनपुर के लोगों के लिए अच्छी खबर है, यहाँ से उनको एक लोकप्रिय नेता मिलेगा। और हमने कहा कि अब पंडित वीपी गौर जी के ज्ञान से रिलेटेड चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद जो स्लाइड चलेगी उस स्लाइड में आप देखिएगा कि इन्होंने कौन कौन भविष्यवाणी की और उसके बाद में कितनी भविष्यवाणी कुछ समय के बाद में सच हो गई। दूसरे चरण की बातचीत भी हम इनसे करेंगे, करते रहेंगे इनसे बातचीत। पॉलिटिकल पंडित है और पॉलिटिकल पंडित का ज्ञान जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आप समझिए देश में अहमियत रखता है। आस मोहम्मद कैफ हूं मैं, गांधीगिरी टीवी देख रहे हैं आप, धन्यवाद।